नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां कुछ बदमाशों ने मिलकर बीजेपी नेता प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें, प्रमोद यादव ने विधानसभा चुनाव में जौनपुर की मलहनी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा के पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की थी, वहीं जागृति सिंह दूसरे नंबर पर थी। हालांकि साल 2017 में धनंजय और जागृति का तलाक हो गया था। उसके बाद धनंजय ने तीसरी शादी की। श्री कला रेड्डी से उनकी तीसरी शादी हुई, जो कि अभी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। प्रमोद यादव ने हत्या में अभी तक किसी के खिलाफ आरोप तय नहीं हुआ है। पुलिस बदमाशों की पहचान में जुटी हुई है। इसके लिए बकायदा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और चश्मदीदों की खोज की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये घटना जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के बोधापुर मोड़ की है, जहां बदमाशों ने बीजेपी नेता प्रमोद यादव को गोली मारी। उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र सिकरारा के बोधापुर गांव ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रमोद यादव, जिनको कुछ बदमाशों द्वारा रोक करके कुछ कार्ड देने के बहाने बातचीत करने की कोशिश की गई और उसी दौरान उन पर फायर किया गया, जिसमें हॉस्पिटल आते आते उनको यहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया गया है। तो फिलहाल इसमें हमारी टीमें वर्कआउट कर रही हैं। जो कुछ संदिग्ध हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त हुई है और कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसको वर्कआउट करके बहुत जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट का संदिग्ध बीएसटीसी बस में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी श्रीनगर पहुंचे, जहां पर विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर का कार्यक्रम में शामिल होने से पहले एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। आज शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। आज की इस बैठक में कई राज्यों की सीटों पर उम्मीदवार तय हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पैनल ने हर लोकसभा सीट पर 2 से 4 नाम तैयार किए हैं। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग तय हो चुकी है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन अटकलें अभी तेज हैं। दोनों सीटों को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने मांग की है कि गांधी परिवार के सदस्यों को ही वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि ये देखना होगा कि पहली लिस्ट में किन किन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। आज ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस में होगी। लगभग 6 बजे के बाद ये बैठक की जाएगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम जैसे वरिष्ठ लोग, और वही कयास भी लगाया कि प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और जो कयास लगाया जा रहा है कि आज नामों की लिस्ट की घोषणा की जाएगी। लगभग 100 लोगों के 100 प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम रखा जाएगा। 100 लोगों के लगभग नाम तय किए जाएंगे, क्योंकि साफ तौर से ये भी देखा जाए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेटों को लेकर कहीं ना कहीं इसमें नाम की सूची आज जारी की जाएगी। और ये कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस जो गठबंधन है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। वहीं बात किया जाए राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो नामों का फैसला है वो कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए कि नामों की घोषणा जल्द आज कांग्रेस करेगी। और साफ तौर से ये भी देखा जाए कि जो विपक्ष की, जो बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो विकास की नीतियां हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार सवाल भी खड़ा करेगी। क्योंकि भाई कांग्रेस की तरफ से देखा जाए, और जो ये कयास अभी जो जानकारी मिल भी रही है कि
प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं, जो सूत्रों को अभी जानकारी मिल रही है। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार जो सोनिया गांधी का रायबरेली गढ़ कहा जाता था कांग्रेस का, अब उस बार कहीं ना कहीं सोनिया गांधी चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया, तो वहीं प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। आखिर चुनाव लड़ने के बाद का परिणाम क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या 100 से ज़्यादा सीटों का आज प्रत्याशी को कांग्रेस घोषणा करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली। गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि आज लखनऊ में सीएम योगी ने लोक भवन में गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश प्रभारी बैजयंती पांडा, भूपेंद्र चौधरी ने भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मित्रों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री श्रद्धेय गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी भारत माता के एक महान सपूत थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गांधी जी के देश की आज़ादी के लिए समय समय पर चलाए गए आंदोलनों में उन्होंने अग्रणी भूमिका निर्वहन करने के लिए आज़ादी के आंदोलन में वे कूद पड़े थे। चौबीस जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के साथ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस परीक्षा पेपर लीक और गिरफ्तारियों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम हर व्यक्ति की पहचान करेंगे, हम किसी को भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे, इजाजत नहीं दी जाएगी किसी को भी। हमारी सरकार पूरी तरह से छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। हम उन्हें पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियों में पहुंचाएंगे। हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेपर लीक में शामिल अधिकारियों या निजी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो गिरफ्तार की थी, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक एक व्यक्ति को हम चिन्हित करेंगे। विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से परीक्षार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। उनको पारदर्शिता के साथ हम सरकारी नौकरी में लेंगे। किसी भी स्थिति में हम इस प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे अधिकारी हों या जो इस प्रकार के पर्चा लीक कांड में शामिल निजी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यूपी के वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ऐसी हालत हो गई है कि उनके गाड़ी के आगे कोई नहीं और पीछे कोई नहीं। यूपी जैसे बड़े राज्य ने नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों को वोट दिया। आज यूपी में उनकी कोई नहीं सुन रहा है। एक तरफ यहां से नेहरू गांधी परिवार की विदाई हो चुकी है, इसीलिए हताशा और निराशा होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर ये गठबंधन ठग बंधन है। कांग्रेस और उनके सहयोगियों को धार्मिक स्थलों की आलोचना करने की आदत है। कभी भगवान राम का अपमान करना, कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात करते हैं, तो कभी उत्तर और दक्षिण को बांटने की बात करते हैं। आखिर ये कैसे सोच और कांग्रेस और उनके सहयोगियों की हो सकती है? इस पर कांग्रेस चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन पर बहुत बल देती है और जब हमारे पास संगठन से निकलकर देश के शीर्ष स्थान पर प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे सबका कर्तव्य ये भी बनता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार, उसके लिए कमर कस लें, मोदी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं, उसके लिए संगठन को और मजबूत करें
ताकि हर पोलिंग बूथ पर 370 से ज़्यादा की लीड दिलाने का लक्ष्य रखा जाए। उसके चलते आज इस क्लस्टर की बैठक रखी गई है। अभी मैं चंदौली जा रहा हूं और वापसी पे आते हुए बनारस में भी आऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस क्षेत्र ने पहले भी सब सीटें जिताई है और अब की बार तो यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे और देश में 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। और मोदी जी ने कहा है जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अगले 5 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को अपनी तीसरी टर्म में बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम सबका एक संकल्प ये भी है कि विकसित भारत को गढ़ने बनाने के लिए जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। उसको लेके भी लगातार प्रयास जारी हैं। 18 साल के युवाओं से, 18 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई, उनसे कहूँगा अपना वोट बनाइए भी और मतदान कीजिए भी। अपना पहला वोट देश के लिए, यही सोचकर चलिए ताकि एक अच्छी सरकार वो बनाए और देश को आगे बढ़ाए। राहुल गांधी जिस तरह से वहीं कानपुर में 2 गैंगरेप पीड़िताओं के आत्महत्या करने के बाद अब पिता ने भी सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। मामले में प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में पीड़ित बच्चियां, महिलाएं अगर न्याय मांगती हैं तो उनके परिवारों को बर्बाद कर देना नियम बन चुका है। उन्नाव, हाथरस से लेकर कानपुर तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार बर्बाद कर दिए गए। इस जंगलराज में महिला होना अपराध हो गया है, जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं बची। आखिर प्रदेश की करोड़ों महिलाएं क्या करें, कहां जाएं? बता दें, हाल ही में कानपुर में एक घटना और सनसनीखेज घटना सामने आई थी। यहाँ घाटमपुर इलाके के ईंट भट्टे में 2 नाबालिग चचेरी बहनों ने कथित तौर पर गैंगरेप के बाद आत्महत्या कर ली थी। अब इस मामले में फिर एक बार दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बता दें, अब दोनों मृतकाओं में से एक के पिता ने भी कथित रूप से सुसाइड कर लिया है। जानकारी के अनुसार सिसोलर थाना क्षेत्र का रहने वाला ये परिवार घाटमपुर स्थित ईंट भट्टे में दिवाली के बाद मजदूरी करने गया था। आरोप है कि यहाँ पर ईंट भट्टे के ठेकेदार ने दोनों बेटियों को शराब पिलाने के बाद पहले तो उनके साथ गैंगरेप किया, फिर घटना का वीडियो बनाकर दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर दोनों बहनों ने 29 फरवरी को ईंट भट्टे के पास कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी दौरे के दौरान अमेठी लोकसभा क्षेत्र के सभी 5 विधानसभाओं तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी विधानसभा में जनता की समस्याओं को सुना। लोकसभा क्षेत्र अमेठी में आयोजित की गई महिला सांसद महिला खेलकूद प्रतियोगिता में विजय हासिल करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी किया। इसके बाद अमेठी कस्बे के मुंशीगंज रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में लगभग 270 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया के रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में गांधी खानदान ने 30 साल पहले मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया था, लेकिन उसे वादे की वो पूरा नहीं कर पाई। गांधी खानदान नहीं उस वादे को निभा पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अमेठी के इतिहास में पहली बार मेडिकल कॉलेज देकर यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। दीदी हाँ जी, आपको एक बार फिर से जो है अमेठी का आप एक बार फिर से बीजेपी ने आपको जो है अमेठी का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, ऐसे में कैसे देखती हैं? मैं अभिभूत हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता को देश की सबसे चुनौती भरी एक लोकसभा क्षेत्र में साल 2014 में इस विश्वास के साथ भेजा गया था कि नामदार के सामने कामदारों का परिश्रम रंग लाएगा। 2014 में हारने के बाद मैं सतत 5 साल अमेठी की सेवा में रही और उसी सेवा को देखते हुए 2019 में अमेठी ने मेरे भाग्य में सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, अपनी जनप्रतिनिधि, अपनी सांसद बनाकर। गत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में अमेठी में 1 लाख से ज़्यादा परिवारों ने अपने लिए घर पाया। 4 लाख परिवारों ने जीवन में पहली बार अपने घरों में नल पाया। 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे जिन्होंने गैस का सिलेंडर पाया। 3 लाख परिवार ऐसे जिन्होंने किसान सम्मान निधि पाया। अमेठी में 30 वर्ष पहले वादा किया था गांधी खानदान ने मेडिकल कॉलेज बनाने का,
लेकिन उस वादे की पूर्ति गांधी खानदान नहीं कर पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अमेठी के इतिहास में पहली बार मेडिकल कॉलेज देकर यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले अपनी गायकी के लिए जानी जाती हैं। उनकी शानदार आवाज से वह सभी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। आशा भोसले ने सोमवार को मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में आशा भोसले और अमित शाह सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गायिका की पोती जनाई भोसले ने आज इस दौरान की तस्वीरें साझा की हैं। के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को ग्वालियर के जोरासी हनुमान मंदिर परिसर पहुंचे और यहां स्थित नवनिर्माण अष्टलक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव दर्शन करने के लिए यहां पहले आने वाले थे, लेकिन बजरंग बली के दर्शन बुधवार को संभव हो पाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम यादव के जोरासी मंदिर पहुंचने पर यादव समाज के युवा नेता बाल मुकुंद यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जोरासी हनुमान जी मंदिर परिसर स्थित अष्टलक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि जोरासी मंदिर लगभग 14 करोड़ की लागत से बना हुआ है और श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है। हनुमान जी मंदिर के साथ साथ महालक्ष्मी अष्टमहालक्ष्मी के मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसमें सम्मिलित हुआ हूँ। इस अवसर पर मेरे साथ यशस्वी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मेरे साथ मौजूद है और ये पूरा धर्म अध्यात्म का एक पूरा क्षेत्र है। आते ही अपने आप लगता है कि हाँ किसी स्थान पे हम आए। एक अति शांति, एक ऊर्जा से संपन्न और मन की शांति को बढ़ाने वाला मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि ये पूरा क्षेत्र हमारा अपना प्रदेश माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करे, हनुमान जी सब पे कृपा करे। हम सब अपने देवस्थान धर्मस्थान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है और इस वर्ष तो और ख़ास है जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम का अयोध्या में गर्भगृह में प्रवेश हुआ और यहाँ हमारे अपने इस स्थान पर लगता है कि यहाँ धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। निश्चित रूप से अद्भुत रचना बनाई और खासकर ये जो मीनाकारी कांच की निक्काशी का ये दौर वापस आया है। आमतौर पर मंदिरों में अब ये धीरे धीरे घटा है, लेकिन ये बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बना है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। वहीं दतिया में नल जल योजना का काम को लेकर पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने विभागीय अफसरों की बैठक की और नल जल योजना का 87% काम पूरा होने पर संतोष जताया। इस मौके पर पीएचई मंत्री उइके ने सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कुछ गांव और सरकारी संस्थान ऐसे हैं जहां बिल्डिंग के डोवर को हो चुकी है, वहां पानी की टंकियों और टोटियों जैसे कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में 87% नल जल योजना का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए पीएचई मंत्री उइके ने कहा कि दतिया में 452 कामों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के इलाकों में प्राथमिकता से नल जल योजना को पूरा करने का काम किया गया है। होली तक इन सभी गांवों को हर घर में नल और नल से जल से सुसज्जित कर दिया जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से पूरे दतिया ज़िले में 605 हमारे ऐसे ग्राम हैं जिसमें हमारे पीएचई के माध्यम से 452 ऐसे गांव हैं जिसकी स्वीकृति मिली हुई है। और मैंने पूरी बैठक में अवलोकन की जिसपे अच्छा काम है। पूर्व में 78 काम थे वो पूर्व के थे, पर अभी जो स्वीकृति मिली है वो 452 ग्राम की मिली हुई है और लगभग यहाँ पे 87% काम हो गए। और मैं बहुत ही बधाई देती हूँ हमारे सभी वर्करों को, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को कि सबके सहयोग से बहुत अच्छे काम हुए हैं। और
जनमन योजना के तहत पे भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारे पिछड़ी जनजाति ऐसे वर्ग के लिए उन्होंने एक स्पेशल योजना का लॉन्च किया और बहुत कम समय में। लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर तो कोई बड़ा अपडेट जारी नहीं हुआ है, लेकिन सीएनजी को लेकर राहत की खबर आई है। सीएनजी की कीमतों को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल एमजीएल ने मंगलवार को सीएनजी की कीमतों में कटौती की है, जिसके बाद सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कटौती हुई है। सीएनजी की नई कीमत 73.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दरअसल गैस इनपुट लागत में कमी को देखते हुए 5 मार्च आधी रात से नई कीमतें जारी की गई हैं। आपको बता दें, दामों में गिरावट के बाद किस शहर में सीएनजी कितनी दामों में बिक रही है। एमजीएल के ऐलान के बाद दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी 74.09 रुपए में बिकेगी, जिसकी कीमत पहले 76.59 रुपए थी। नोएडा में अब 1 किलो सीएनजी की कीमत 88.70 रुपए हो गई है, जो कि पहले 81.20 रुपए में बिक रहा था। तो वहीं गुरुग्राम में सीएनजी 80.12 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है, जिसकी कीमत पहले 82.62 रुपए थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में एटीएम में सेंधमारी करने वाले मेवाती गैंग के एक सदस्य को जहांगीराबाद पुलिस गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पकड़े गए आरोपियों में से एक शाकिब महाराष्ट्र के अमरावती में 17 लाख की एटीएम कटिंग मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने बता दिया है कि आरोपी 67 लाख के एटीएम कटिंग मामले में जेल जा चुका है। वो लंबे समय तक जेल में बंद था। पुलिस ने बताया कि आरोपी एटीएम में पैसे निकालने वाले लोगों को भी बेवकूफ बना सकता था। उसके अकाउंट से पैसे निकालता था और पैसे निकालने के लिए कस्टमर को 2 लोग बातों में उलझाते थे। तीसरा शख्स कस्टमर का एटीएम बदल लेता था। इन बदमाशों के खिलाफ करीब 4 महीने पहले भोपाल के जहांगीराबाद में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने मेवात जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हुई। एटीएम की छेड़छाड़ करके लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके लाए। क्या पूरा मामला था? कितने आरोपी थे? कितने आरोपी अभी पकड़ा गए? ये घटना लगभग 4-4.5 महीने पुरानी है। जिंसी चौराहे पर एसबीआई के एटीएम पे फरियादी अजीज कुरैशी ये पैसे निकालने गए थे, तो पीछे से 3 लड़के आए और उन्होंने कहा कि आपका एटीएम काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ दिक्कत जा रही है, लाओ हम आपको बता देते हैं। ऐसा करके उन्होंने धोखाधड़ी पूर्वक जो है उसका एटीएम बदल लिया और उसको सेम वैसा ही वैसा दूसरा एटीएम टिका दिया। बोले एटीएम काम नहीं कर रहा, दूसरे एटीएम पे ट्राई कर लो। वो व्यक्ति सीधा साधा था, वो एटीएम लेके चला गया और उसके एटीएम से फिर इन्होंने टर्न बाय टर्न करके 40,000 रुपए निकाल लिए और भाग गए वहां से। जैसे ही उसके मोबाइल पे मैसेज आया, वो घबराया, उसने वापस जाके देखा और फिर उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट करी कि साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई। पुलिस ने मौके पे जाके घटना स्थल की तस्दीक की, सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए और धारा 420 आईपीसी की एफआईआर की और इसके पीछे फिर सीसीटीवी के आधार पे पतासाजी की गई। तो इसमें जो है 3 आरोपियों के नाम सामने आए। एक सरफू उर्फ सरफुद्दीन है, दूसरा साकिब खान है और तीसरे आरोपी का नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। निजी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना भोपाल कोलार रोड थाना क्षेत्र की है। शुरुआती जांच में मौत से जुड़े हालात सामान्य नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्रकरण परिजनों के बयान पर टिका हुआ है, जिसमें स्कूल प्रबंधन जांच के दायरे में है। फिलहाल शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने घटना 4 मार्च की बताई है। पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी दानिशकुंज में स्थित लक्ष्य मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल से मिली थी। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि छात्र को जख्मी हालात में लाया गया था। परिजनों ने बताया कि वह छत से गिरकर जख्मी हुआ है। उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कल दिनांक 4/3/2024 को लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि बालक अकृत पांडे उम्र 15 साल को उसके परिजन लेकर आए हैं, जो मृत अवस्था में है। परिजनों द्वारा छत से गिरने पर चोट आना बताए हैं। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है।
मृतक के परिजनों के बयान अभी नहीं हो पाए। जांच के बाद जो भी स्थिति होगी स्पष्ट होगी और जो तथ्य आएंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के परिजन प्रताड़ित कर रहे हैं स्कूल वालों को, ऐसी अभी जानकारी में नहीं आया। मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर मंदसौर नगर में शिवना नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है। ये प्रतिमा इस संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं और जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देती है। इस प्रतिमा की भी अपनी कहानी है। मंदसौर के ही एक उदा नाम के धोबी द्वारा जिस पत्थर पर कपड़े धोए जाते थे वही पत्थर भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। बताया जाता है कि एक दिन वो गहरी नींद में सो रहा था तो उसे स्वप्न भगवान शंकर सपने में आए और उसे बोले कि तू जिस पत्थर पर अपने लोगों के मैले कपड़े धोता है वही मेरा एक अष्ट रूप है। ये सुनकर उस धोबी ने सुबह अपने दोस्तों को ये बात बताई और सब ने मिलकर उस मूर्ति को नदी के गर्भगृह से बाहर निकाला। मूर्ति इतनी विशालकाय और भारी थी कि 16 बैलों की जोड़ी भी उसे खींचने में समर्थ नहीं थी, पर लोगों की मदद से मूर्ति को निकाला गया। मूर्ति को नदी के उस कोने से इस कोने तक जब लाया जा रहा था तब एक चमत्कार हुआ। मूर्ति उस कोने से इस कोने तो आ गई, परंतु मूर्ति को नदी से दूर तक उचित स्थान पर स्थापित करने बैलों की सहायता से ले जाया जा रहा था तो वह जैसे नदी से दूर जाना नहीं चाह रही थी। जिस जगह आज मूर्ति स्थापित है उस जगह जहां से मूर्ति हिली तक नहीं है, आज उस जगह पर भगवान पशुपतिनाथ का विशालकाय मंदिर स्थापित है। भगवान पशुपतिनाथ जी की अद्वितीय प्रतिमा विश्वविख्यात, विश्व में कहीं नहीं है ऐसी प्रतिमा यहाँ मंदसौर में विराजित है। यह भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा 2000 वर्ष से अधिक प्राचीनतम प्रतिमा है। विक्रम संवत 575 में सम्राट यशोधर्मन ने जब हुणुओं पर विजय करी तब उससे अधिक पहले इस मूर्ति का निर्माण काल हुआ ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है ये पूरे भारत में एक ही अष्टमुखी मूर्ति है, जबकि नेपाल में 4 मुखी मूर्ति है बाबा की पशुपतिनाथ की, और ये बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। नदी में से इनका उद्गम हुआ था और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन लाखों लोग आते हैं दर्शनार्थ। पूरे देश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं पशुपतिनाथ के। जो भी लोग महाकाल या उज्जैन आते हैं वो सभी तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। बाबा पशुपतिनाथ का दरबार हमेशा बहुत सारे भक्तों से घिरा रहता है। बाबा पशुपतिनाथ शिवना नदी के तट पर विराजमान है। शिवना नदी यहाँ सावन महीने में हर बार बाबा पशुपतिनाथ का अभिषेक करती है। सावन महीने में यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा पशुपतिनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह स्थान मंदसौर के शिवना नदी के तट पर स्थित है। फिलहाल मेरे साथ उस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।